गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम आखिरी पार्ट है जिसमें हम बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। बैलेंस शीट को पढ़ने से पहले हम दो तीन चीज़ें जान लें। व्हाट इज़ ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ये पेपर में एक मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत दिक्कत दे जाता है ये ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। Let us understand what is grouping. When items of similar nature are put together under the head in a particular order is known as grouping and marshalling. समझते हैं इसका मतलब, समझते हैं। कितने बच्चे मुझे बस ये बता सकते हैं कि ये चारों जो चीज़ें लिखी है मैंने, ये असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है या कैपिटल है? कितने बच्चे बता सकते हैं मुझे? स्क्रीन पे देख के प्लीज़ बताएं। दिव्यांशु, ये असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या इनकम है? फर्नीचर इज एन असेट। वेरी गुड। असेट। कैश। कैश क्या? कैश असेट है और इन्वेस्टमेंट भी। तो मैंने ये असेट साइड में चारों को लिख दूं बिना सोचे समझे, तो ये तो हो गई आम बैलेंस शीट। बट अगर मैं ये सोच के देखूं कि ये दोनों असेट इस असेट से थोड़े से अलग नहीं है, थोड़ा सोचो, हैं तो दोनों चारों ही असेट। ये कौन सा असेट है? करंट असेट। और ये क्या है? अब मैं बैलेंस शीट में एक हेडिंग डाल दूं फिक्स असेट, और फिक्स असेट के अंदर ये सारे असेट लिख दूं, फिर एक हेडिंग डालूं करंट असेट, तो करंट असेट में ये वाले जो करंट असेट जैसे आते हैं उनको लिख दूं। तो मैंने एक हेड के अंदर सारे वो डाल दिए, करंट असेट के अंदर सारे डाल दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग या फिर मार्शलिंग। एक जैसी चीज़ों को एक जगह डाल देना, एक जैसी चीज़ों को एक जगह डाल देना, ठीक है ना? है सारे के सारे असेट, बट एक को मैंने किस में डाला? फिक्स असेट में, टेंजिबल असेट में, और एक को किस में डाला मैंने? करंट असेट में। किस में? करंट असेट में। नाउ इफ यू लुक टू द क्या कहते हैं इस चीज को, तो आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। बस आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा एक मार्क्स का, व्हाट इज ग्रुपिंग और व्हाट इज मार्शलिंग। फिर इसके बाद आता है क्या कहते हैं बैलेंस शीट को बनाने के दो तरीके होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल थोड़े मतलब कल या फिर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब बैलेंस शीट दिखती कैसे, थोड़ा सा मैं बता दूं। ये होता है लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं अमाउंट। ये होता है असेट और ये होता है अमाउंट। इसके ऊपर जो लिखा जाता है वो बनाता है कि बैलेंस शीट कौन से ईयर की है। ये बैलेंस शीट एज एट जो भी तारीख होती है वो लिखनी होती है। एज एट जो भी तारीख होती है वो लिखनी होती है। नाउ वी मूव फर्दर। अब इसको हम चालू करते हैं, तो हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि भाई किताब की भाषा को ना पढ़ते हुए हम चेक करेंगे क्या हमें पता है, हम इतने टाइम से पढ़ते हुए कितनी तरीके की लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज़ों के नाम जानते हैं। तो देखो, सबसे पहली लायबिलिटी होती है इंटरनल लायबिलिटी। उस इंटरनल लायबिलिटी का नाम होता है कैपिटल। क्या होता है? जैसे मैं लिखूं प्लीज वैसे ही लिखिएगा, कैपिटल है ना। अगर आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट कहां से निकल के आता है बेटा? पी एंड एल से।
तो वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा या कम कर देगा? हम ये मान के चलते कि अपने बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ आप निकाल के लेके नहीं गए, आपने बिजनेस में ही लगा दिया, तो उसको कैपिटल बढ़ाएगा या कम कर देगा? तो प्लस नेट प्रॉफिट, हाँ या ना? बट अगर नेट लॉस हो गया तो माइनस कर देंगे। दोनों चीज हो सकती हैं? नहीं हो सकती, एक ही चीज होगी, या तो नेट होगा या नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस। और आपने आपके पास जो कैपिटल है उसमें से घर के लिए सामान निकाल लिया, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो ड्राइंग्स माइनस होती है। और इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आता है वो आप एक्सटर्नल कॉलम में लिखते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है? ठीक है। फिर आते हैं आपके कर्जे। ये जो ये लायबिलिटी है, ये भी कर्जा है, पर ये कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी है ये? और थोड़ा सा अभी अगर हमने एक क्लास अब पीछे पढ़ा हुआ था कि बिजनेस फाइनेंस में दो तरीके से फाइनेंस होता है, एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है, तो ये कैपिटल वाला हिस्सा जो है ना, इसको बोलते हैं ओनर्स फंड। अब आएगा किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? बोरोड फंड। अगर आपने लंबे समय के लिए पैसा लिया हुआ है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म या नॉन करेंट। हेडिंग डाल के उसके अंदर लिख सकते हो आप कोई भी चीज़। इसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज जैसे कि बैंक लोन। लोन एक लायबिलिटी होता है, हाँ या नहीं? ठीक है। अदर लोन्स, कोई भी और लोन्स हो जो बैंक से ना लिए हों, किसी और से लिए हों, लंबे समय के लिए लिए हों। ठीक है ना? ठीक है। फिर आती है आपकी करंट लायबिलिटीज। क्या आती है? करंट लायबिलिटीज। देखो मैंने क्या करा हुआ है, बैंक लोन का बाहर लिखा, अदर लोन का बाहर लिखा, करंट लायबिलिटीज मेजर हेडिंग है। मैंने बोला था मार्शलिंग, तो करंट लायबिलिटी के अंदर इतनी सारी लायबिलिटीज है ना। फिर आता है करेंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम छोटी लायबिलिटीज। छोटी लायबिलिटीज मतलब जो एक साल के अंदर आप चुका दोगे। नॉन करेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो आप एक साल में नहीं चुकाओगे। ठीक है। करंट लायबिलिटी में सबसे पहली लायबिलिटी आती है, दैट इज क्रेडिटर। क्या चीज? क्रेडिटर्स। समझ में आ गया? दूसरी क्रेडिटर का दूसरा भाई बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। आपकी जनरल नॉलेज के लिए किताब की, मतलब और किसी के लिए नहीं, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो ट्रेड पेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। याद रखो तो बढ़िया, नहीं करो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रेड पेबल बोलते हैं। किसको जोड़ दो? तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल को। आपके स्कूल्स में अगर बैलेंस शीट पढ़ा दी गई है तो इस तरीके से नहीं पढ़ाई गई होगी, मैं अभी भी बता रहा हूँ। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेबल आ गए। फिर ऐसी लायबिलिटीज आती है जो आपने चुकाई नहीं है, जैसे कि कोई खर्चा हुआ पर आपने उस खर्चे को अभी तक पेमेंट नहीं दिया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस? आपने बैंक से लोन लिया पर छोटे समय के लिए लिया, शॉर्ट टर्म लोन्स, और दूसरा नाम लिखना चाहो आपकी समझ के लिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या चीज? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या चीज? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। आपने कोई काम किया नहीं, उससे पहले पैसा ले लिया, इसको बोलते हैं प्रीपेड इनकम। कौन सी? तो यहां पे आएगी प्रीपेड इनकम। एडवांस इनकम ज़्यादा बढ़िया वर्ड यूज होगा, एडवांस इनकम। आपने किसी को घर किराए पे दिया और उससे हर महीने रेंट लिया, बट रेंट के ऊपर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जो उसको बहुत सालों बाद मतलब जब वो जाएगा तब लौटाओगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने ले लिया, फिर आपको लौटाना है, तो वो एक तरीके की लायबिलिटी हो गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट।
अगर आप इन सब को लिख लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी ज़्यादातर कंप्लीट हो चुकी है। आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से सारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। इन सब को टोटल करेंगे तो आंसर आएगा टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी। अब आते हैं हम असेट। असेट होते हैं हमारे चीज, ठीक है ना। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक जो लंबे समय तक चलेंगे और एक जो छोटे समय तक के लिए चलेंगे। लंबे समय को बोलते हैं नॉन करेंट असेट। कौन सा सेट? नॉन करेंट असेट, ठीक है, नॉन करेंट असेट। इसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड असेट। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको बता दूं, जैसे कि गुडविल, कोई पेटेंट है आपके पास तो, कोई कॉपीराइट है तो, कोई ज़मीन है तो, कोई फर्नीचर है तो, कोई मशीन है तो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो, ठीक है। लास्ट, ऐसे एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। प्लीज़ आप ऐसे लाइन बना लीजिएगा इसके ऊपर, ताकि आपको ये पता लगे कि ये हेडिंग्स हैं, इनके अंदर ये चीज़ें आती हैं। करेंट एसेट आपके लेवल तक के लिए जो है वो लिखवा देता हूँ। पहला है कैश, दूसरा है बैंक, तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंस, चौथा है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ध्यान रखिएगा। पांचवा है डेटर, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, अगर आपके पास जगह हो तो आप स्लैश करके और लिख लें बिल्स पेबल। थोड़ी यहाँ पे लिख देता हूँ, बैंक ऊपर कर देता हूँ, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, और इसके साथ आ जाता है डेटर। आप इन दोनों को प्लस करते हो तो ट्रेड रिसीवेबल भी बनता है। क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। आपको इनकम, आपने क्या कहते हैं, काम कर लिया है बट आपको इनकम नहीं मिली है, अक्रूवल इनकम। थोड़े से लूज टूल्स, और जैसे ये हो जाता है इसको बोलते हैं टोटल असेट। इफ यू डू दिस मच सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। ध्यान रखिएगा इस वाले क्वेश्चन में एक चीज लिखना भूल गए हम लोग। अगर लिखना चाहो तो यहां पे रिजर्व्स भी लिख सकते हो, रिजर्व्स कहीं पे भी आ सकते हैं, रिजर्व्स, रिजर्व, रिजर्व, रिजर्व्स। नौ, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और वाइंड अप करते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। केवल बैलेंस शीट बनानी है, नेट प्रॉफिट आपको निकाल के दे रखा है और बस मैच करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ी इजी के लिए मैं कुछ कर देता हूँ आपके लिए, लाइंस टू लाइन में ला देता हूँ। अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। लाइबिलिटीज अमाउंट, भैया आपने वो नहीं लिखा, बैलेंस शीट एज एट लिख लेना, कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात।
असेट अमाउंट। अब मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ चेक करिएगा कि करना क्या होता है आपको। आपको मैच कर गया होगा, पर आपका बहुत थोड़ा गंदा भी हो जाता है काम। देखो, मुझे मालूम है कैपिटल मेरा यहाँ पे आता है, मैंने कैपिटल देख लिया बुक से, कैपिटल दे रखा है, कैपिटल आपकी 55 लाख दे रखी है, मैंने 5 लाख इनर कॉलम में लिखा। इसमें मुझे मालूम है ड्राइंग भी आएगी और एक क्या आएगी मेरे पास में, नेट प्रॉफिट। तो उसके लिए जगह छोड़ के चलना, 3-4 लाइन है, आगे चलते हैं। ड्राइंग आ गई, ड्राइंग को अगर मैंने चेक किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, तो 44,000 आया। तो माइनस ड्राइंग कितने रुपए की, 44,000 की, स्पेस छोड़ा 4 लाख 60 वो 56 आएगा ना आई गेस, 4,56,000 यहाँ पे ही लिख दिया, साफ साफ हो जाएगा काम। फिर डेटर है, डेटर को आपने यहाँ पे लिख दिया 42,000 के। क्रेडिटर है, क्रेडिटर को थोड़ा सा 2-3 लाइन छोड़ के लिख दिया 3600 की। कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, कैश एट बैंक को कैश बोलते हैं और कैश एट बैंक को बैंक बोलते हैं, कैश एट हैंड बोलते हैं कैश केवल, 3600। डेटर कितने थे बेटा, क्रेडिटर 42 वैल्यूज में थोड़ी सी। डेटा कितने के, 64, ठीक है बेटा। बैंक मेरे पे 72,000 का है। प्लांट एंड मशीनरी, P&M बोल सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी को, 1 लाख। फर्नीचर 3700। जनरल रिजर्व GR बोल सकते हैं इसको, दैट इज कितना, 10,000 का। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको, नेट प्रॉफिट आपको प्लस होते हैं तो नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट है। अब इन सबको प्लस करके आउटर कॉलम में लिख दो, कितना आया आंसर, ठीक है। जनरल रिजर्व हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे आएगा, कितने का होगा, 2,40,000। इफ यू डू दिस मच यू विल गेट द आंसर 524600, 524600। आप इतना करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।